स्टूडेंट, आज हम लोग जो है अपना एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि रेस्पिरेशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ये चैप्टर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग इसका जस्ट क्विक रिव्यू रहेंगे। ये पूरी की पूरी जो है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, वेंटिलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो रेस्पिरेशन जो कि आपके लंग्स लेवल पे होती है नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और वो आपकी ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज जो कि आपके सेलुलर लेवल पे होती है वो क्या कहलाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। इसका क्या पर्पस होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या पर्पस होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे लंग्स में बढ़ गई है, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा होता है और ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है, इसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं, फटीग हो सकते हैं। गैस एक्सचेंज होती है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द बॉडी, ताकि एसिड बेस रेगुलेशन और मेंटेन रह सके ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्या फंक्शन होता है लंग्स का, गैस एक्सचेंज करवाता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ये भी आपको बताया, ताकि इन दोनों की वजह से क्या रेगुलेट हो सके, एसिड बेस बैलेंस। वेंटिलेशन में क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, अंदर जाती है हवा और बाहर आती है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, तो पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो क्या होगा, जो प्राइमरी फंक्शन है पल्मोनरी सिस्टम का, वो प्रोवाइड कर रहा होता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच में। और जो रेस्पिरेशन सिस्टम प्ले क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है रेगुलेट करवाने में एसिड बेस बैलेंस को ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब मैं आपसे एनाटॉमी की बात कर रही हूँ कि स्ट्रक्चर कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के, नोज़ हो गया, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये पूरा पाथवे, फिर ट्रेकिया में गई, ब्रोंकियल ट्री होते हैं राइट एंड लेफ्ट, फिर लंग्स पे गई, एल्वुलर लेवल पे जाके, एल्वुलर इज अ साइट वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। डायफ्राम क्या होता है, मेजर मसल्स फॉर इंस्पिरेशन। स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स आर इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। विस्ट्रल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो विस्ट्रा को कवर करती है। और पैराइटल प्लूरा क्या होती है, जो कि थोरेसिक वॉल की इनर लाइनिंग होती है, दिस इज नोन एज पैराइटल प्लूरा। इंटरप्लूरल स्पेस के बीच में क्या होते हैं, सेल्स वगैरह होते हैं, ताकि और लुब्रिकेशन होती है सम सॉर्ट ऑफ, ताकि कि वो कोलैप्स होने से बच जाए जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज हो। और यही बताया गया है कि प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वुला। मेजर ऑर्गन है, इसे तस्वीर दिखाई जा रही है कि किस तरीके से ऑर्गन है, नोज है, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, और ये ब्रोंकस आ गया, ब्रोंक्योल्स आ गया, ब्रोंकियल ट्री आ गया, राइट लंग है, लेफ्ट है। ये देखिए पैराइटल प्लूरा, डायफ्राम एंड मीडिया स्टर्नम, और ये विस्ट्रल प्लूरा। विस्ट्रल और पैराइटल के बीच में स्पेस होता है ताकि ये दोनों चिपक नहीं जाए और लुब्रिकेशन यहाँ पर रहे। कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिव जोन वो जहाँ से हवा आ रही है, और रेस्पिरेटरी जोन वो जहाँ से आपकी जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है। कंडक्टिव जोन क्या हो गया है, कंडक्ट एयर टू रेस्पिरेटरी जोन, ह्यूमिडिफाई, वार्म्स एंड फिल्टर एयर। कंपोनेंट क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियल ट्री और ब्रोंक्यूल्स हो गए, जो कि लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। आप गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होती है, आपके एल्वुलर लेवल के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसके अलावा आपको एल्वुलर सैक हो जाता है। और सर्फेक्टेंट प्रिवेंट एल्वुलर कोलैप्स, वहाँ पे भी सर्फेक्टेंट होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्वुलर जो है वो कोलैप्स नहीं हो सकता। ये पूरा कंडक्टिंग जोन बताया गया है कि ट्रैकिया से जब तक एयर आपकी ट्रैकिया टू टर्मिनल बॉर्डर्स ऑफ द ब्रोंक्यूल्स तक है, तो डेट विल बी द कॉल एज कंडक्टिंग जोन। अगर उससे आगे जाती है, ठीक है, एल्वुलर सैक लेवल पर, तो वो आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी जोन कहलाता है। ये पिक्चर भी इधर मेंशन है। आपने क्या रखना है कि एनाटमी आपको याद होनी चाहिए, इसके अलावा आपको पल्मोनरी सिस्टम का पता होना चाहिए, कंडक्टिंग जोन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज क्या होती है, पल्मोनरी जोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको रीजन पता होना चाहिए। गैसियस एक्सचेंज किस लेवल के ऊपर होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे होती है, एल्वुलर लेवल के ऊपर होती है। ये टाइनी एयर स्ट्रिप होते हैं जहाँ पे गैस क्या हो रही होती है, एक्सचेंज हो रही होती है, फिल्टर हो रही होती है। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म की आप बात करूँ, मूवमेंट ऑफ एयर अगर वाया बल्ब, सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इंस्पायरेशन एक प्रोसेस है और एक्सपायरेशन क्या है, डायफ्राम पुशेस डाउन, और एक्सपायरेशन में क्या हो जाता है, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा होता है। रिब्स की मूवमेंट, वॉल्यूम क्या है, आप खुद इंस्पायर करके देखें तो वॉल्यूम ऑफ लंग बढ़ रहा होता है, उसमें डिक्रीज़ हो रहा होता है।
दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पे मसल्स शो किए गए, कौन कौन से मसल्स हैं दैट हेल्प्स और असिस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैं आपकी बात करने लगी हूँ फॉर दोज जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, केयर उनके साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सही चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। रेस्पिरेटरी मसल्स एंड एक्सरसाइज हम करें तो रेस्पिरेशन के कौन कौन से मसल्स हैं, किस किस तरह सेट करें, यही कि डू रेस्पिरेटरी मसल्स फटीग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं क्या आपके वो मसल्स जो कि आपके लंग्स एसोसिएटेड है, आपके रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है, क्या वो फटीग हो जाते हैं? येस इट कैन बी, अगर प्रोलॉन्ग हो जाए और हाई इंटेंसिटी से हो जाए, बट अगर मिनिमम हो और एक प्रॉपर टाइम पीरियड में हो तो ये फटीग नहीं होते। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी हो जाती है। अगर आप प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और आपकी कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस इतनी अच्छी नहीं है तो आपने देखा होगा थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद आप काँपने लगते हो। अगर ये भी चीज़ नहीं है तो आपने देखा होगा जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो फ़ौरन से काँपने लगते हो। डू रेस्पिरेटरी मसल फटीग, इसका क्या क्या आंसर्स है? रेस्पिरेटरी मसल्स डू नॉट फटीग अंटिल, क्या क्राइटेरिया है कि प्रोलॉन्ग ना हो जाए या हाई इंटेंसिटी ना हो जाए, अपने मैक्स पे ना पहुंच जाए। डू रेस्पिरेटरी मसल अडेप्ट टू ट्रेनिंग, येस। आप डेली एक्सरसाइज, अब जैसे प्लेयर्स हो गए ये 6-6 घंटे 8-8 10-10 घंटे ग्राउंड के अंदर होते हैं, बॉलिंग करवा रहे हैं, भाग रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये कैसे कर लेते हैं? और अगर यही काम हमें करना पड़ जाए हम तो 10 मिनट तक नहीं कर सकते मैक्सिमम वाला। तो यही बात है, वो लोग क्या हो जाते हैं, उनके मसल्स क्या हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। किस तरह से? इंक्रीज ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, रेस्पिरेटरी मसल्स एंड्योरेंस जो है वो इंक्रीज़ कर देता है और रिड्यूस द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। एयर वे रेजिस्टेंस क्या होती है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ एयरवे, ठीक है, एयर फ्लो का आना और पार्शियल प्रेशर का बनना और फिर रेजिस्टेंस मिलना प्रेशर बनाने में, ठीक है, किसको? एयर फ्लो को, या मतलब जो पाथवे है वहाँ पे रेजिस्टेंस आना ताकि हवा रुक आती भी आए, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। अब देखिए मैं आपसे बात करूँ, 4 लीटर ऑक्सीजन है वो तो आराम से जा रही है, लेकिन अगर किसी के पाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हुए हुए, या अगर मैं आपसे बात करूं जो पाथवे है लंग्स का वो क्या हो जाएगा, किसी डिज़ीज़ की वजह से इम्पेयर्ड हो गया है और शॉर्टनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, उसके डायमीटर वगैरह की, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। एस्थमा हो गया, आपने देखा होगा उसमें भी नैरोइंग हुई भी होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा बहुत कॉमन है। क्लिनिकली एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा रिजल्ट इन स्पाज़म हो जाता है, बहुत देर तक ये काम नहीं कर रहे होते। इसका कॉज क्या? नैरोइंग हो जाती है आपकी एयरवेज, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ जाती है, मैनी पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा के अंदर और क्या होता है? ड्यूरिंग और इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सरसाइज में इम्पेयर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। इसलिए एस्थमेटिक पेशेंट को जो एक्सरसाइज है बहुत ध्यान से करनी चाहिए। COPD डिजीज़ होती है जिसकी वजह से क्या होता है? एयरवे रेजिस्टेंस हो जाती है ड्यू टू कॉन्स्टेंट एयरवे नैरोइंग हुई भी होती है और बार बार हवा आ रही होती है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो मुस्तकिल परमानेंटली नैरो हुई भी है, तो क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग स्पाज़म हो जाता है, डिक्रीज एक्सपायरेटरी फ्लो हो जाता है। इंक्लूड्स टू लंग डिजीज़, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी होता है, एक्सेसिव म्यूकस ब्लॉक एयरवेज, ठीक है, एम्फाइसीमा, एयरवे कोलैप्स एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस। एनी डिजीज़ जो एसोसिएटेड विद द लंग्स कैन कॉज फटीग और ब्रोंकोस्पाज़म और वेल्स हो सकती है। इस तरह की कंडीशन ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसके साथ ये सारी कंडीशन हो। इसीलिए जब आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं जिम के अंदर जिन्हें एक्सरसाइज करनी होती है तो हम कहते हैं आपको पहले अपने लंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आप इनिशियली डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे ही रहें, ठीक है ना, फिर उनको इसी चीज़ पे रखते हैं ताकि उनकी एंड्योरेंस डेवलप हो जाए। जैसे जैसे काम बढ़ाते हैं इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग में क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाती है एंड मे इंटरफेयर विद एक्सरसाइज, और जिसकी वजह से ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ना अपने डेली की रूटीन की काम कर सकते हैं। अब आपने क्या याद रखना है इस
सारे कंपोनेंट के अंदर। वो ये याद रखना है कि मेजर मसल्स इंस्पिरेशन की क्या होता है, डायफ्राम होता है, एयर एंटर होती है पल्मोनरी सिस्टम से, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के थ्रू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बल्क हो जाता है। ब्रेस्ट के अंदर क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन पैसिव हो जाती है। हाउएवर ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्सपायरेशन बिकम एक्टिव। अब आप बैठे हुए हो, अब आपको तो बार बार ऑक्सीजन नहीं निकाली ना बाहर से, अंदर से बाहर। दूसरा प्राइमरी फैक्टर डेट कंट्रीब्यूट टू एयर फ्लो रेजिस्टेंस द पल्मोनरी सिस्टम इज द डायमीटर ऑफ द एयरवे। कब कब आपको प्रॉब्लम आती है एयर फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस आ रही होती है, जब डायमीटर एयरवेज का छोटा हो जाए। और वो छोटा किस वजह से होता है, वो किसी न किसी डिजीज़ की वजह से छोटा हो रहा होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एयर मूव इन और आउट ऑफ द लंग, आना और हवा का जाना। इसमें आप टाइडल वॉल्यूम देखते हो। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर मूव पर ब्रेथ। एक सांस लेने पे जितनी हवा अंदर जाए उसको कहते हो टाइडल वॉल्यूम। और ब्रीथिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। एल्वेलर वेंटिलेशन क्या होती है, डेड स्पेस वेंटिलेशन। आपको बस इनकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। समराइज करूँ तो मैं से पल्मोनरी वेंटिलेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन amount of gas moved in or out of the lungs, आना और जाना। The amount of gas moved per minute is the product of tidal volume between breathing frequency। पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। वाइटल आपकी कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम अमाउंट जो गैस है वो आप निकालो अपने लंग से, ठीक है। इसके लिए स्पायरोमीटर एक टेस्ट होता है, थ्रू द स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के अंदर हम यही देख रहे होते हैं एक बंदा कितने हद तक जो है वो पावर जनरेट कर सकता है, इसकी वाइटल कैपेसिटी क्या है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपकी गैस आपकी एक्सपायर करने के बाद रह जाए तो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ गैस इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। सॉरी, ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। तो आपको ये सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है 70 kg यंग एडल्ट मेल का, इसमें सारा लिखा हुआ है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आगे देखिए ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से समराइज हुआ हुआ है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कौन कौन से आपके हो गए, टाइडल वॉल्यूम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ कौन सी आपकी। स्पायरोमीट्री अभी मैं आपसे बात कर रही थी, एक इंस्ट्रूमेंट के जिसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और रेट देख रहे होते हो कि कितना पेशेंट में पावर लेके जो है ना वो पेशेंट एक्सपायर कर पा रहा है। यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लंग डिजीज है, जिसमें आपकी COPD वगैरह ब्रोंकाइटिस आ जाता है। स्पायरोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें आप वाइटल कैपेसिटी देख रहे होते हो। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और इसका रेशियो क्या होता है, ये आपने याद रखना ज़रूरी है। ये एक मशीन है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है या डॉक्टर है जो भी है वो बैठा हुआ है, ये एक टेस्ट हो रहा है थ्रू द स्पायरोमीटर। अगेन समराइज अगर मैं करूँ तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स कैन बी मेजर ड्यूरिंग पल्मोनरी वॉल्यूम्स कैन बी मेजर ड्यूरिंग स्पायरोमीट्री, ठीक है, स्पायरोमीट्री के थ्रू कर सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। अगेन एंड अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर दैट ईच गैस वुड एक्सर्ट इंडिपेंडेंटली, डाल्टन लॉ। फिकल्स लॉस किस तरीके से हो रही, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बताई गई है। गैस मूव अक्रॉस द ब्लड, गैस इंटरफेयर इन द लंग ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन, भी हमें पता है डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिस्क्राइब बाय फिकल्स लॉ। फिकल्स ने बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, विच स्टेट द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट मूव अक्रॉस द टिश्यू। वो वॉल्यूम जो गैस का जो टिश्यू के अक्रॉस जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया फॉर द डिफ्यूजन, जो जहाँ पे उसने डिफ्यूज़ होना होता है। और द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेम्ब्रेन थिकनेस। कितनी मेम्ब्रेन थिक है तो इतना प्रेशर होगा, अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा है थिक है तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा थिन है तो प्रेशर कम लगेगा। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ब्लड फ्लो टू द लंग्स, पल्मोनरी सर्किट्स होते हैं, सेम रेट एज फ्लो एज सिस्टमैटिक सर्किट्स, लो प्रेशर लगता है। व्हेन स्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो इज टू द बेस ऑफ द लंग्स में चला जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक्सरसाइज में क्या होता है, मोर ब्लड
कहाँ पे चला जाता है आपके एपेक्स रीजन में, ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन आपकी होती रहे। अगेन मैं इसको समराइज़ करूँगी। द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ अ लो प्रेशर सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ ब्लड इक्वल टू द रेट ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इन स्टैंडिंग पोजीशन मोस्ट ऑफ द ब्लड कहाँ पे चला जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड बेस में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एपेक्स के अंदर। वेंटिलेशन परफ्यूजन रिलेशनशिप इंडिकेट मैचिंग ऑफ ब्लड, ये पूरा एक बताया गया। एपेक्स ऑफ लंग का क्या रेशो है, बेस ऑफ लंग्स में क्या रेशो है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी में क्या हो जाता है, ये रेशो आपने देखना होता है। हैवी एक्सरसाइज के रिजल्ट में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी हो जाती है। लाइट एक्सरसाइज में हर चीज़ का तवाज़ुन क्या रहता है, बरकरार रहता है। वेंटिलेशन efficient gas exchange between the blood and the lungs require proper matching of blood flow to ventilation. This is called ventilation perfusion relationship. और जो आइडिया रेशियो होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन का वो कितना होता है, 1 होता है या स्लाइटली इससे ज़्यादा होता है, सिंस द रेशियो एम्प्लाइज द परफेक्ट मैचिंग ऑन ब्लड फ्लो टू वेंटिलेशन। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन होती है, 99% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, हमें पता होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि बाउंड करते हैं ऑक्सीजन को, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बाउंड नहीं करता हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पे। और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर वो डिपेंड कर रही होती है आपका एचपी कैसा है। अगर आपने देखा होगा अक्सर लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, 6 होता है, 7 होता है, तो उनका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, वो लोग फटीक फील कर रहे होते हैं। रीज़न क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन है नहीं, एचबी है नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है, मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने इसके लिए बुक उठानी है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ब्लड जो है उसका रेशो देखा जाता है, उसकी डायरेक्शन देखी जाती है, ठीक है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और लंग्स के अंदर क्या होता है, ये हाई होता है और टिश्यू के अंदर लो हो जाता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इफ़ेक्ट ऑफ पीएच टेम्परेचर क्या होता है, पीएच क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, पीएच लो करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एफिनिटी को, रिजल्ट जिसकी वजह से राइट वर्ड शिफ्ट टू द कर्व। ये पूरा एक जो है ना वो कर्विंग फॉर्म है, जिसमें से ईसीजी होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्म, आपने इतना याद नहीं रखना है। हाउ टू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन मसल्स, मायोग्लोबिन्स होती है, मसल्स की ग्लोबिन्स होती है जो कि शफल करवाने में या शिफ्ट करवाने में हेल्प कर रही होती हैं। शटल्स होती हैं O2 की जो सेल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन बनती है, एटीपी बनती है, तो वहाँ से ये लेके आ रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे होते हैं। ओके, एंड मायोग्लोबिन हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन हीमोग्लोबिन, क्लियर, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Even at low partial pressure oxygen allow myoglobin to restore oxygen। अब आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो मायोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है कि अगर बहुत बुरी कंडीशन हो जाए, कुछ हो जाए, तो इट विल वर्क एज अ रिजर्वायर। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, डिजॉल्व प्लाज्मा में हो जाता है, बाउंड टू द हीमोग्लोबिन में आने के बाद ये सारा एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। टिश्यू लेवल के ऊपर ये बाइंड कर जाता है हाइड्रोजन आयन से टू द हीमोग्लोबिन, और कार्बोनिक एसिड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में। लंग्स लेवल पे क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड टू द हीमोग्लोबिन्स और रिएक्शन रिवर्स हो जाता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये पूरा एक प्रोसीजर बताया गया है। 99% of the oxygen transport in the blood is chemically bonded with hemoglobin। ओके, आपने ये चीज़ याद रखनी। द इफेक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इलस्ट्रेटेड बाय द एस शेप। ये कर्व है, डिसोसिएशन कर्व क्या होता है इसके थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर एंड अ रिडक्शन इन ब्लड पीएच रिजल्ट इज अ राइट शिफ्टिंग। कब हो जाती है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का, उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है, कब उसकी एफिनिटी कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर 3 फॉर्म के अंदर, डिजॉल्व फॉर्म के अंदर, बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन और फॉर्म के अंदर। इसको आप क्या कहते हो, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। अबाउट 20% ऑफ द ब्लड, इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स के थ्रू तो 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। इससे क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन रिमूव करता है हाइड्रोजन आयन को ब्लड के अंदर से एंड कार्बोनिक एसिड रिएक्शन। इंक्रीज वेंटिलेशन रिजल्ट इन CO2
थैंक यू।